नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसी चैनल में स्वागत है। आज तारीख है 9 दिसंबर 2023 ईस्वी और आज का न्यूज़पेपर और आर्टिकल डिस्कशन का वीडियो होगा। ये यकीन मानिए आज साइंस एंड टेक के भी न्यूज़ है, बिहार स्पेशल के भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, पॉलिटी का भी टॉपिक है और इकोनॉमिक्स का भी एक टॉपिक लेकर आया हूँ। दो टॉपिक है इकोनॉमिक्स का जो मुझे आपको पढ़ाना है, स्टैटिक भी होगा उसमें और करंट के भी टॉपिक होंगे। साथ ही मैं सोच रहा हूँ कि जल्द ही आप लोगों को सब्जेक्ट वाइज सभी सब्जेक्ट के ये सभी के लिए उपलब्ध होगा, कोई पेड नहीं होगा। पेड केवल अपना आंसर राइटिंग ग्रुप ही है और कुछ भी पेड आप लोगों से नहीं लेता हूँ। सब्जेक्ट वाइज सभी सब्जेक्ट के जो टॉपिक हैं उसको डे वाइज शेड्यूल लगा के मैं आपको दे दूँ, है ना। जिससे ये होगा कि अगर आप सेल्फ स्टडी भी करना चाहेंगे तो टिक कर करके टॉपिक को आप पढ़ सकते हैं, तो आपका सिलेबस लगभग कंप्लीट हो जाए उससे। ओके, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, इन सभी के जो इम्पोर्टेंट स्टैटिक टॉपिक होते हैं ना, उसको लिस्ट करके आपको अगर मैं दे दूंगा तो आप टारगेट करके पढ़ना आसान रहेगा आपके लिए। ओके, जल्दी मैं उसको प्रोवाइड करवाने की पूरी कोशिश करूंगा कि जल्द से जल्द आपको दे दूं। और कल टीआरई वगैरह का भी जिन लोगों का पेपर था, फिर 17 तारीख को भी आप लोगों का पेपर होगा। बहुत सारे लोगों ने एसआई का फॉर्म भरा है। देखिए आज का हेडलाइन को शुरू करते हैं। क्या है हेडलाइन? महुआ मोइत्रा जो है उनको लोकसभा से निष्कासित कर दिया गया है। कैश फॉर क्वेरी जो स्कैम है उसी के तहत इनके ऊपर कार्रवाई किया गया है। पैसे या कोई भी वस्तु को लेकर, कैश को लेकर और उसके बदले में सवाल पूछना, ये आज का अपना इतिहास नहीं, अपने सांसद महोदयों का ये बहुत पुराना इतिहास है जिसमें पैसे लेकर सवाल पूछने की घटना सामने आती रहती है। इनका लोकसभा पैनल का लॉगिन आईडी था जिसमें दुबई से लॉगिन किया गया और वहाँ से लॉगिन करके अडानी ग्रुप से संबंधित सवाल पूछे गए थे, जिसके बाद आचार संहिता समिति के द्वारा कार्रवाई किया गया। पहले उसकी बैठक हुई, कार्रवाई किया गया। 490 से ज़्यादा पेज का पूरा कार्रवाई का रिपोर्ट जो है वो सौंपा गया लोकसभा के अध्यक्ष को। लोकसभा के अध्यक्ष ने कल दोपहर में उसको पटल पर रखा और 490 प्लस पेज उन लोगों ने 2 घंटे में पढ़ लिया पूरा। और उसके बाद 2 घंटे के बाद इनको एक्सपेल कर दिया गया, लोकसभा से निष्कासित कर दिया गया। ओके, हमारे नेतागण 490 पेज का रिपोर्ट 2 घंटे में पढ़ ले रहे हैं और आप लोग सिलेबस नहीं पढ़ पाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं कटाक्ष कर रहा था तो आचार संहिता समिति के बारे में आपको बताऊंगा। उसके साथ ही साथ एक देखिए यहाँ पर पूरी एक आपको अगर स्पष्ट तौर पर दिखेगा कि सरकार जो है वो यहाँ पर थोड़ा सा भेदभाव कर रही है। महुआ मोइत्रा जी ने क्राइम किया तो इनको हटा दिया गया। रमेश बिधूरी, देखिए मैं आपको बस पॉइंट बता रहा हूँ कि सरकार के ऊपर जो आरोप लगते हैं उसके बारे में। रमेश बिधूरी जिन्होंने नए संसद की शुरुआत के दिन ही लोकसभा में अमर्यादित भाषा का उपयोग किया, किसी सांसद को आतंकवादी बोला, गाली गलौज की, गाली वो भी सड़क छाप वाली गाली की उन्होंने दी, और उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई अभी तक। जबकि रमेश बिधूरी जी का केस पहले हुआ था, महुआ मोइत्रा का केस उसके बाद लाइट में आया था। तो दोनों पक्षों को ध्यान में रखिएगा। जब भी आपको अपोजिट में लिखना हो तो ये बता सकते हैं कि आचार संहिता समिति के ऊपर कहीं न कहीं भेदभाव करने का आरोप लगाया गया है, पार्टी पॉलिटिक्स को बढ़ावा देने का आरोप लगाया गया है। आचार संहिता समिति क्या है उसके बारे में बताऊंगा। साथ ही साथ एक और न्यूज़ है। क्या है? आरबीआई कीप रेपो रेट एट 6.5%, रेज जीडीपी ग्रोथ फॉरकास्ट। देखिए उन्होंने आरबीआई जो है उसने रेपो रेट ये हर कुछ महीनों के बाद आपको चर्चा में सुना होगा आपने, चर्चा में आता है ये रेपो रेट। ये सब क्या है? ये टूल है। किसको लेकर टूल है? तो मॉनेटरी पॉलिसी के टूल है। मॉनेटरी पॉलिसी का तो मौद्रिक नीति। आरबीआई को देश में कितना ज़्यादा कैश फ्लो में रहेगा, नहीं रहेगा, इन सब की चाबी दी गई है उसके पास। जैसे नल घुमाते हैं तो ज़्यादा पानी आता है, फिर नल बंद करते कम पानी होता है, उसी तरह के ये नल हैं अलग अलग। रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ये सारे नल हैं, है ना। बैंक रेट और बाजार में आकर डायरेक्ट जो बेचते हैं जो बॉन्ड, वो सब के सब क्या है? तो नल का काम करते हैं आरबीआई का। किसी भी नल को आरबीआई ढीला कर देती है तो मार्केट में पैसा का फ्लो बढ़ जाता है। ध्यानपूर्वक सुनिएगा, आज के बाद कभी रेपो रेट और इन सब में कन्फ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। और जब इनको टाइट करता है तो क्या होता है? कैश का फ्लो कम हो जाता है। अब कैश का फ्लो कम और ज़्यादा होने से क्या होता है? बैंकों के पास ज़्यादा कैश आ गया। मान लीजिए एसबीआई है एक, एसबीआई, इसके पास गए लोन लेने तो पहले तो आपको बोलेगा लंच के बाद आइए या कल आइए। फिर भी अगर आप फिर से गए लंच के बाद, ये आपको बोलेंगे कि लोन आपको लेना है तो आपको कुछ इंटरेस्ट रेट देना पड़ेगा। अगर एसबीआई के पास खूब सारा पैसा है तो ये क्या बोलेगी? हमारे पास खूब सारा पैसा, हम आपको सस्ता ऋण देंगे। सस्ता ऋण देने से क्या होगा? मार्केट में एक्टिविटी बढ़ जाती है। अब किसी को मान लीजिए फैक्ट्री खोलना है, बड़ा सा करोड़ों रुपए चाहिए, तो करोड़ों रुपए ले आएगा उठाकर। अभी सस्ता ऋण मिल रहा है, करोड़ों रुपए उठा लो और फैक्ट्री बना लो।
किसी को कार खरीदना होगा तो क्या करेगा, सस्ता ऋण लेकर फैक्ट्री कार खरीद लेगा। किसी को घर लेना होगा तो क्या होगा, सस्ता ऋण लेकर घर खरीद लेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि एसबीआई अभी सस्ता ऋण बांट रही है। अब आरबीआई ने क्या किया कि नल घुमाकर टाइट कर दिया। ठीक है, अब पानी का फ्लो कम कर दिया। एसबीआई के पास अब कम पैसा आएगा। वो कैसे कम पैसा आएगा वो मैं समझाऊंगा आपको। तो एसबीआई क्या करेगी, ऋण को महंगा कर देगी। अब जिसको करोड़ों लगाकर फैक्ट्री खोलना, तो क्या वो जाएगा, वो वेट करेगा कि कुछ दिन रुक जाते हैं, जब सस्ता होगा ऋण तब हम जाएंगे। जिसको गाड़ी खरीदना था वही बोलेगा कुछ दिन रुक जाते, उसके बाद हम जाके गाड़ी खरीदेंगे। तो ये क्या है, ये सारा कुछ समझ में आया होगा। अब मैं आपको आगे बताऊंगा कि आरबीआई के नल टाइट करने और नल को लूज करने से एसबीआई के पास कैसे पैसे कम हो रहे हैं, इस पर हम लोग आएंगे। लेकिन पहले आचार संहिता समिति के बारे में जान लीजिए। इससे पहले क्या किसी सांसद को आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में संसद से निष्कासित किया गया है, वो सब कुछ मैं आपको बता देता हूँ। इससे पहले भी मैंने बताया था, लेकिन ध्यानपूर्वक सुनिएगा। कई बार पीटी में आपसे फैक्ट पूछ लेगा तो आप फिर वहां पर फंस जाएंगे। लोकसभा के आचार समिति के बारे में लोकसभा के नियमावली में दिया गया है। इसके अनुसार लोकसभा में एक आचार समिति होगी जिसमें 15 सदस्य होते हैं। पहला पॉइंट आपका क्या हो गया कि 15 मेंबर होंगे। इससे पहले भी मैंने बताया था, लेकिन आज अंतिम बार बता रहा हूं, ध्यानपूर्वक सुन लीजिएगा। तथा इसका कार्यकाल 1 वर्षों का होगा। 2 आपके पीटी फैक्ट तैयार हो गए। क्या पूछा जाएगा, क्या इसका कार्यकाल 5 वर्षों का होता है, आप क्या बोलेंगे, 1 वर्षों का। आचार समिति के सदस्यों की नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। इसके सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति कौन करते हैं, तो लोकसभा अध्यक्ष करेंगे। लोकसभा के आचार संहिता समिति। ओके, यह समिति लोकसभा कार्रवाई के दौरान किसी सदस्य के द्वारा किए गए अनैतिक आचार के संबंधित शिकायतों की सुनवाई करेगा जिसे लोकसभा अध्यक्ष द्वारा संज्ञान में लिया गया हो। ओके, समिति लोकसभा के सदस्यों के लिए आचार संहिता का निर्माण करेगी, कोड ऑफ कंडक्ट का निर्माण करेगी। एथिक्स कमेटी कहा जाता है इसको अंग्रेजी में। तथा उसे समय समय पर इसमें संशोधन बदलाव करने का अधिकार भी होगा। इस समिति के लिए निर्दिष्ट किसी शिकायत पर प्राथमिक जांच होगी। जांच पूरी होने के बाद समिति द्वारा की गई सिफारिशों को एक रिपोर्ट के तौर पर लोकसभा अध्यक्ष के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। लोकसभा अध्यक्ष इस रिपोर्ट को सदन के पटल पर रखने की अनुमति देगा। कल उन्होंने दिया, जिसके बाद इस पर सदस्यों द्वारा चर्चा या सवाल जवाब किया जाएगा। 2 घंटे में सवाल जवाब, चर्चा, पढ़ना सब कुछ हो गया। इसके बाद इस प्रकार चर्चा आधे घंटे से अधिक नहीं होगी। चर्चा के बाद सदस्यों की सहमति या असहमति के आधार पर इस प्रस्ताव को पारित किया जाएगा। और कल वो पारित कर दिया गया और महुआ मोइत्रा जी को हटा दिया गया। और वो किस पार्टी से बिलोंग करती है, तो तृणमूल कांग्रेस, टीएमसी से, बंगाल से चुनकर आती हैं, बंगाल के किसी जगह से चुन के आती हैं। आचार संहिता, लोकसभा में पहली बार आचार संहिता समिति का गठन 2000 ईस्वी में हुआ था, 16 मई 2000। लोकसभा में अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी, तो उन्हीं के समय में लोकसभा में आचार संहिता समिति का गठन किया गया था। ओके, अगला है आचार समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की तथा इसमें लोकसभा के रूल बुक में संशोधित स्वभाव संबंधित सुझाव दिए गए। 18 दिसंबर 2014 को यह रिपोर्ट सदन के पटल पर प्रस्तुत की गई थी। आगे बढ़ गया क्या, हाँ ये तो रहा। उसके बाद से क्या हुआ था, लोकसभा की विनिमय समिति रूल कमेटी की रिपोर्ट में शामिल किया गया। इसमें कहा गया कि आचार समिति लोकसभा के सदस्यों के लिए एक आचार संहिता का निर्माण करेगी। लोकसभा के सदस्यों के लिए कोड ऑफ कंडक्ट का निर्माण कौन करेगी, तो एथिक्स कमेटी ही करेगी। समय समय पर इस संहिता में संशोधित करेगी तथा नया प्रावधान को जोड़ेगी। तब से यह मामला आचार समिति के पास लंबित ही और लंबित ही है। संसदीय आचार समिति की दंडात्मक कार्रवाई के उदाहरण कौन कौन से हैं, अब यहाँ से आपसे पूछा जा सकता है कि आप पहली बार इन्हीं को निष्कासित किया गया, इससे पहले क्या किसी को नहीं किया गया था। तो 1951 में लोकसभा के एचसी मुदगल को निष्कासित किया गया था। 1951 ईस्वी में, 1951 ईस्वी में ही आज़ादी के बाद सरकार जब पहली बनी थी, उसी के समय पहली बार किसी को निष्कासित किया गया था लोकसभा से। 1976 में सुब्रमण्यम स्वामी, जो वर्तमान में बीजेपी के राज्यसभा मेंबर हैं और बीजेपी के खिलाफ बोलते हैं, का राज्यसभा से निष्कासन अमर्यादित आचरण के आधार पर किया गया था। नवंबर 1977 में इंदिरा गांधी का लोकसभा से निष्कासन किया गया था। दिसंबर 2005 में रुपए लेकर सवाल पूछने के मामले में 11 सांसदों का निष्कासन किया गया था। इसीलिए मैंने आपको क्या बोला कि ये जो मामला है ये नया नहीं है, ये हमारे माननीय संसद महोदयों के आचरण में शामिल है भ्रष्ट होना। ठीक है, मैं सबको नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मैक्सिमम जो है। एडीआर का रिपोर्ट आया है एमपी के इलेक्शन के बाद, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म। मैक्सिमम जो चुने गए प्रतिनिधि हैं, जनप्रतिनिधि, वो क्रिमिनल रिकॉर्ड वाले हैं, क्रिमिनल हैं। भारतीय जनता पार्टी के भी, कांग्रेस के भी, और जो जिस भी पार्टी चुने गए क्रिमिनल, वो भी क्रिमिनल केस कोई सामान्य नहीं, कई पर तो बहुत गंभीर अपराध लगे हुए हैं। संसद सदस्यों का भी यही हाल है। 33% सदस्य जो हैं वो क्या हैं, तो क्रिमिनल रिकॉर्ड वाले हैं। जरा इमेजिन कीजिए, क्रिमिनल अपने खिलाफ क्या कभी कानून बनाएंगे कोई सख्त? अगर बना भी लेंगे तो खुद के लिए तो थोड़ी सी जगह छोड़ेंगे ही कि जहाँ से वो बच के निकल सकें। इसलिए भारत में कभी किसी सांसद को या किसी विधायक को जल्दी सज़ा नहीं होती है। तो ये भी एक सच्चाई है। एडीआर का रिपोर्ट जब भी आप लोकसभा
या विधानसभा में रिफॉर्म से जुड़े हुए सवाल को लिखते हैं तो एडीआर के रिपोर्ट को जरूर लिखिएगा। क्रिमिनलाइजेशन ऑफ असेंबली, दोनों राज्य की असेंबली भी और भारत सरकार की असेंबली भी, इस पर बहुत ज़्यादा इथिक्स में पेपर 4 यूपीएससी में सवाल पूछे जाते हैं। इसको ढंग से थोड़ा सा तैयार कीजिएगा और जब भी तैयार कीजिएगा, मैंने क्या बोला रेफरेंस, तो एडीआर के रिपोर्ट को जरूर देखिएगा। एडीआर की वेबसाइट है, उस पर जाके आप अपने जो आपके लोकसभा सदस्य हैं, आपके सांसद महोदय हैं या आपके विधायक महोदय हैं, उनका भी डिटेल पूरा निकाल सकते हैं, क्योंकि वो एडीआर सब के बारे में डिटेल अपनी वेबसाइट पर फाइल करता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। संसदीय आचार समिति दंडात्मक कार्रवाई के उदाहरण मैंने बता दिए। उसके बाद से 2005 में 2016 में राज्यसभा से विजय माल्या का निष्कासन किया गया था। विजय माल्या हमारे राज्यसभा का मेंबर था 2016 ईस्वी तक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राज्यसभा की आचार समिति, राज्यसभा की आचार समिति अस्थायी समिति की श्रेणी में आती है, परमानेंट स्टैंडिंग कमेटी होती है ये। 23 से 24 सितंबर 1992 को दिल्ली में आयोजित पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन में संसद और विधानसभा में आचार समितियों गठन का सुझाव दिया गया था। इसके बाद देश में पहली बार 4 मार्च 1997 को राज्यसभा में आचार समिति गठन किया गया, जबकि 30 मई 1997 को अस्थायी समिति का दर्जा दिया गया था इसको। 1998 में अपनी पहली रिपोर्ट में समिति ने 14 सूत्रीय कोड प्रस्तुत की, जिसमें संसद के प्रति सम्मान व विश्वसनीयता प्रदर्शित करने के लिए सदस्यों के आचरण का निर्धारण किया गया था। ओके, राज्यसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन को प्रभावी बनाने के लिए 2004 में आचार समिति के नियमों की रूपरेखा को निर्धारित किया गया। राज्यसभा के आचार समिति 10 सदस्य होते हैं, जिनका चुनाव सभापति के द्वारा किया जाता है। कितने सदस्य? 10 सदस्य। लोकसभा में कितने? 15 सदस्य। किसके द्वारा चुनाव? तो लोकसभा के स्पीकर महोदय के द्वारा चुनाव किया जाता है। ओके, एक और आज लोकसभा से संबंधित चीज़ है, वो है प्राइवेट बिल, वो भी मैं आपको आगे समझाऊंगा, लेकिन अभी इसको समझिए। ज्ञातव्य है कि राज्यसभा के आचार समिति अब तक 10 रिपोर्ट सौंप चुकी है। कितनी रिपोर्ट सौंप चुकी है? तो 10 रिपोर्ट सौंप चुकी है। तो राज्यसभा और लोकसभा की आचार समिति के बारे में मैंने बताया, पहले के केस भी मैंने आपको बता दिया है, ध्यान में रखिएगा। छोटे छोटे फैक्ट जो होते हैं इसको ध्यान में रखिएगा, जैसे किन किन लोगों को किया गया, क्या फिर कैश फॉर क्वेरी के लिए इससे पहले भी क्यों निष्कासित किया गया है, तो 11 सदस्यों को 2005 में निष्कासित किया गया था। तो ये सब ध्यान में रखिएगा, छोटे छोटे मुद्दे हैं जिसको आप पीटी के दौरान भूल जाते हैं तो फिर आपका गलत हो जाता है। ओके, विपक्ष में भी मैंने आपको कुछ पॉइंट बताया है, और एक विपक्ष का पॉइंट और है कि महुआ मोइत्रा जी जो हैं, इनको अपना पक्ष रखने का संसद में सभी के सामने क्या किया गया, तो इनको नहीं दिया गया, समय नहीं दिया गया अपना पक्ष रखने का। तो ये एक विपक्ष में आप पॉइंट लिख सकते हैं। बाकी आगे बढ़ जाते हैं, मौद्रिक नीति पर आते हैं। देखिए, मौद्रिक नीति क्या है? आरबीआई का काम है देश में मुद्रास्फीति को, इन्फ्लेशन को बैलेंस करके रखना। पहली बात तो ये सुनिएगा ध्यान से, मुद्रास्फीति का मतलब महंगाई। अब आरबीआई को इसके लिए टूल दिए गए हैं, ठीक है, टाइट मॉनेटरी पॉलिसी और लूज मॉनेटरी पॉलिसी। उसमें क्या होता है? महंगाई वाला मॉनेटरी पॉलिसी और सस्ता वाला मॉनेटरी पॉलिसी। सामान्य भाषा में समझा रहा हूँ। अब ये क्या होता है, आरबीआई को जब लगता है कि देश में बहुत ज़्यादा कैश हो गया है, हद से ज़्यादा कैश हो गया है, या रुपए की तरलता, एक मिनट रुक जाइए, लिक्विडिटी, जिसको अंग्रेजी में क्या टर्म यूज़ किया था? लिक्विडिटी। अगर कैश की लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा हो गई, कैश का मतलब यहाँ पर केवल इन हैंड वाला कैश नहीं है, अकाउंट में भी कैश की मैं अकाउंट में जो रुपए हैं उसकी भी बात कर रहा हूँ। तो अगर वो ज़्यादा हो गया है तो देश में क्या हो जाता है, किसी चीज़ का अगर सप्लाई ज़्यादा हो गया है तो क्या हो जाता है, सप्लाई ज़्यादा हो गया तो, और उसके समतुल्य सेवाओं का उत्पादन नहीं हो पाया तो क्या हो जाएगा, रुपए का डिवैल्यूएशन हो जाता है। बहुत ज़्यादा रुपए आ जाएंगे मार्केट में तो रुपए का क्या हो जाएगा, डिवैल्यूएशन हो जाएगा। सामान्य भाषा में समझिएगा। इसलिए रुपए को ऐसा नहीं हो सकता कि आरबीआई रुपए छाप के पूरे देश में बांट दे, इससे भी गरीबी की समस्या दूर हो सकती क्या? नहीं, गरीबी और ज़्यादा बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि रुपए का डिवैल्यूएशन हो जाएगा। ठीक है, पहली बात ये ध्यान में रखिएगा। तो रुपए का डिवैल्यूएशन ना हो और रुपए अनुपलब्ध भी ना हो, किसी के पास रुपए रहे ही नहीं, ऐसा भी कंडीशन नहीं होना चाहिए, और रुपए हद से ज़्यादा आ जाए मार्केट में, ऐसा भी नहीं कंडीशन होना चाहिए। तो इसको लेकर आरबीआई क्या करती है, सब कंट्रोल करने का काम कौन करती है? आरबीआई प्लम्बर का काम करती है भारत में, कैश के प्लम्बर का। वो नल को टाइट कर देती है, नल को लूज कर देती है। अब नल उसके पास कौन कौन से हैं, तो मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट, एसएलआर, सीआरआर, ये सारे के सारे क्या हैं, तो वही सब स्क्रू हैं जिसको टाइट करने पर और ढीला करने पर कैश का फ्लो बढ़ जाता है मार्केट में। कैश में शब्द ज़्यादा यूज कर रहा हूँ, लिक्विडिटी बढ़ जाती है मार्केट में और लिक्विडिटी कम हो जाती है मार्केट में, ये चीज़ ध्यान में रहेगा। ठीक है, अब क्या होता है सुनिए जरा ध्यान से, उसके बाद मैं चलूँगा। ये मॉनेटरी पॉलिसी आपका स्टैटिक टॉपिक है इकोनॉमिक्स का। इकोनॉमिक्स का अपना वीडियो होगा एक प्लेलिस्ट में, उसमें जाकर देखेंगे तो और अच्छे समझ में आएगा।
देखिए होता क्या है, आरबीआई जो है किसको पैसा देती है, सारे देश के बैंकों को देती है। सारे बैंक जो हैं उन सबको पैसा कौन देती है, तो आरबीआई देती है। ठीक है, आरबीआई देती है। अब रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, एसएलआर, सीआरआर, ये सब अलग अलग टूल हैं जिसके द्वारा आरबीआई क्या करती है, इन बैंकों में पैसा कम और ज़्यादा कर सकती है। जैसे सीआरआर बढ़ा दिया, कैश रिजर्व रेशियो, आपका जितना एनडीटीएल है, नेट डिमांड टाइम लायबिलिटी, एनडीटीएल, नेट डिमांड टाइम लायबिलिटी, बैंकों के पास जितने सामान्य रूप में किसी समय के अनुबद्ध जमा किए हुए राशि हैं, उन राशि के आधार पर सीआरआर मान लीजिए 4% कर दिया गया। तो यानी बैंक के पास अगर 100 रुपया जमा है तो 4 रुपया वो कैश में क्या करेगा, आरबीआई के पास जमा करके आ जाएगा। ठीक है, अब मान लीजिए बैंकों के पास 400 करोड़ रुपए जमा है तो उसका 4% निकाल लीजिए। अगर 1000 करोड़ रुपए जमा है तो कितना हो जाएगा, 400 करोड़ हो जाएगा, है ना। ये सारा का सारा आपको कहाँ पर रख के आना पड़ेगा, 4 करोड़ हो जाएगा। ये कहाँ पर रख के आना पड़ेगा, बैंकों में रख के आना पड़ेगा आपको। इससे क्या होगा, बैंकों के पास पैसे कम हो जाते हैं। बैंकों के पास पैसे कम होगा तो क्या होगा, ऋण को वो महंगा कर देंगे क्योंकि बोले हमारे पास कैश कम है। अब जैसे मान लीजिए सीआरआर को आरबीआई ने घटाकर कर दिया कि आपको 1% ही सीआरआर रखना है। अब बैंकों के पास 100 रुपया था, उसमें से उसके पास 99 रुपये खर्च करने के लिए हो गए, और बाकी मुद्दे अभी मैं साइड करके सामान्य भाषा में सीआरआर समझा रहा हूँ। इससे क्या होगा, 99 रुपये उसके पास खर्च करने को हो तो वो क्या करेगा, इस ऋण को सस्ता देगा। ऋण सस्ता देगा तो देश में क्या होती है, इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ जाएंगी, कंपनियां स्थापित हो सकती हैं, सड़क के निर्माण के लिए पैसे ले सकते हैं, गाड़ी खरीदने के लिए ले सकते हैं, दुकान बनाने के लिए ले सकते हैं, और भी तरह तरह के घर बनाने के लिए लोग लोन ले सकते हैं आसानी से। सस्ता लोन मिलेगा तो लोन अधिक लेंगे लोग। सस्ता लोन कब मिलेगा, जब बैंकों के पास कैश होगा। बैंकों के पास कैश कब होगा, जो आरबीआई लूज मॉनेटरी पॉलिसी को अपनाएगी। ठीक है, आरबीआई जब टाइट मॉनेटरी पॉलिसी करती है तो सीआरआर, बीआर, रिवर्स रेपो, एसएलआर, इन सब को बढ़ा देती है, जिससे क्या होता है, बैंकों के पास लिक्विडिटी का फ्लो कम हो जाता है। लिक्विडिटी का फ्लो कम होने से क्या होगा, वो ऋण को महंगा कर देंगे। ऋण को महंगा करेंगे तो क्या होगा, मार्केट में डिमांड कम हो जाएगा, मांग कम हो जाएगा, गाड़ी की मांग कम हो जाएगी, घर की मांग कम हो जाएगी। पूरा समग्र रूप से इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या हो जाता है, थोड़ा सा कम हो जाता है। आरबीआई को एक रस्सी के रोप पर चलना होता है जो हवा में झूल रही है, वो बैलेंस करके चलती है हमेशा, और बैलेंस करके चलने के कारण ही हमारी इकोनॉमी अच्छी कंडीशन में होती है। नहीं तो आपने सुना होगा वेनेजुएला में 4000% इन्फ्लेशन हो गया है, जो 1 रुपये का सामान मिल रहा था वो 4000 रुपये का मिल रहा है। पाकिस्तान में आपने सुना होगा कि 400 रुपये किलो लीटर दूध मिल रहे थे। क्यों मिलता है, इन्फ्लेशन बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, हाइपर इन्फ्लेशन। तो इन्फ्लेशन को मेंटेन करने के लिए मॉनेटरी पॉलिसी काम करती है। थोड़ा बहुत तो मैंने समझाया होगा, समझ में आया होगा आपको। आज के बाद कभी भी इन सब चीज़ों में गलती नहीं होगा। अब आ जाइए, पढ़ते हैं। यह विकास के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए मूल्य स्थिरता बनाए रखने के लिए, यही मूल्य स्थिरता का मतलब क्या होता है कि इन्फ्लेशन को बनाकर रखने के लिए। इन्फ्लेशन का मतलब सामान्य अर्थों में महंगाई। ओके, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के तहत एक सामाजिक संस्थागत ढांचा है। आरबीआई का गवर्नर समिति का पदेन अध्यक्ष होता है। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का एमपीसी मुद्रास्फीति लक्ष्य 4% को प्राप्त करने के लिए आवश्यक नीतिगत ब्याज दर, रेपो दर निर्धारित करती है। 2014 में तात्कालिक डिप्टी गवर्नर उर्जित पटेल के नेतृत्व में आरबीआई द्वारा नियुक्त समिति ने मौद्रिक नीति समिति की स्थापना की सिफारिश की थी। उसी के बाद एमपीसी की स्थापना की थी, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। रेपो रेट पहला आ गया, आरआर पहला नल आ गया, कौन सा, तो आरआर। रेपो दर वह दर है जिस पर किसी देश का केंद्रीय बैंक, भारत के मामले में भारतीय रिजर्व बैंक, किसी भी तरह की धनराशि की कमी होने पर वाणिज्यिक बैंकों को धन देता है। अब एसबीआई के पास पैसा चाहिए, एसबीआई को, उसको चाहिए तुरंत पैसा, वो कहाँ जाएगा, आरबीआई के पास जाएगा। आरबीआई बोले पैसा देंगे, लेकिन पहले रेपो रेट पर ऋण जमा करो, इसका ब्याज जमा करो। तब अगर आरबीआई रेपो रेट को ज़्यादा कर देगी तो एसबीआई का ज़्यादा पैसे लेगी, नहीं लेगी, बोलेगी अभी महंगा दे रहा आरबीआई, अभी नहीं लेंगे। अभी नहीं लेंगे तो क्या करेगी एसबीआई, बोलेंगे पैसा कम है तो ऋण को महंगा करो, ऋण नहीं दे सकते हम अभी सभी को। समग्र रूप से समझ में आ रहा होगा आपको। ओके, इस प्रक्रिया में केंद्रीय बैंक प्रतिभूति खरीदता है। अस्थायी जमा सुविधा, एसडीएफ, इसको क्या कहा जाता है, एसडीएफ। वस्तुतः इसे अधिशेष तरलता, सरप्लस लिक्विडिटी को समाप्त करने एवं बैंकिंग प्रणाली की समस्या कम करने के उपकरण के तौर पर देखा जा सकता है। यह रिवर्स रेपो सुविधा से इस मायने में अलग है कि इसमें बैंकों को फंड जमा करते समय संपार्श्विक प्रदान करने की आवश्यकता नहीं होती है। सीमांत अस्थायी सुविधा, एमएसएफ, मार्जिनल स्टेटरी फंड,
ऐसी स्थिति में अनुसूचित बैंकों के लिए आपातकालीन स्थिति में आरबीआई से ओवरनाइट रातों रात ऋण लेने की सुविधा है, तब अंतर बैंक तरलता पूरी तरह से कम हो जाती है। ओके, इंटर बैंकिंग लैंडिंग के तहत बैंक एक निश्चित अवधि के लिए एक दूसरे को फंड उधार पर देते हैं। यह वाणिज्यिक बैंकों बैंक दर क्या होता है? यह वाणिज्यिक बैंकों को धन उधार देने के लिए आरबीआई द्वारा वसूल की जाने वाली दर है। वाणिज्यिक बैंकों को लॉन्ग टर्म के लिए ऋण चाहिए तो रेपो रेट होता है शॉर्ट टर्म के लिए, और वाणिज्यिक जो बैंक रेट होता है वो लॉन्ग टर्म के लिए होता है। सीआरआर के तहत वाणिज्य बैंकों को केंद्रीय बैंक के पास एक निश्चित न्यूनतम जमा राशि एनडीटीएल आरक्षित रखनी होती है। किसके पास? आरबीआई के पास। एसबीआई का मान लीजिए एनडीटीएल 100 रुपया है, तो सीआरआर अगर अभी देश में 4% है तो 100 रुपया एसबीआई किसके पास रखेगी? हमेशा कैश के रूप में रखेगी, कोई गोल्ड और इन सब चीज़ों के रूप में नहीं। अंतर है इसलिए मैं बता रहा हूँ, कैश के रूप में किसके पास रखेगी? तो आरबीआई के पास जमा रखेगी हमेशा। ठीक है। अब एसएलआर क्या होता है? एसएलआर भी इसी तरह का है लेकिन थोड़ा सा अंतर है। क्या है वो? वैधानिक तरलता अनुपात या एसएलआर जमा का न्यूनतम प्रतिशत है जिसे एक वाणिज्यिक बैंक को तरल नकदी, सोना या अन्य प्रतिभूतियों के रूप में बनाए रखना होता है खुद के पास। किसके पास? तो खुद के पास रखना होता है। ओके, किस किस के फॉर्म में रख सकते हैं आप? नकदी के फॉर्म में भी रख सकते हैं, सोना के फॉर्म में भी रख सकते हैं, बॉन्ड के फॉर्म में भी रख सकते हैं। प्रतिभूति का मतलब वही होता है बॉन्ड। ठीक है, तो ये बैंक क्या है? तो ये मॉनेटरी पॉलिसी कुछ टूल हैं जो आरबीआई के पास है, जिसके द्वारा आरबीआई क्या करती है? लिक्विडिटी का जो देश भर में फ्लो है उन सब को कंट्रोल करती है बैठे बैठे। ओके, अगला न्यूज़ क्या है? अगला है यूपीआई से संबंधित। देखिए, यूपीआई से संबंधित यूपीएससी पीटी में सवाल पूछा जा चुका है, तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, तो मैं आपको बताऊंगा क्या है। आरबीआई इनहेंस यूपीआई पेमेंट लिमिट टू सेट रूल फॉर ऑनलाइन लोन एग्रीगेटर्स। देखिए, होता क्या है दरअसल में कि यूपीआई के लिए उन्होंने इनहेंस किया है। किसके लिए? तो हेल्थ सेक्टर और एजुकेशन सेक्टर में यूपीआई से पेमेंट की लिमिट को 1 लाख से बढ़ाकर 5 लाख कर दिया गया है। ये पहले ध्यान में रखिएगा। ठीक है, पहला बात तो यही ध्यान रखना है। दूसरा क्या है कि ये देखिए, पेमेंट के लिए जो लिमिट है ये अप और डाउन होते रहते हैं। इससे सवाल तो नहीं पूछा जाता है आपसे क्या पूछा जाएगा कि यूपीआई क्या है, किसके द्वारा मैनेज किया जाता है, किस प्रकार से ये काम करता है और कौन इसको मैनेज करता है। और आरबीआई ने कल ऑनलाइन जो लोन देते हैं उनके लिए कुछ रूल रेगुलेशन भी बनाए हैं। तो पहले हम यूपीआई को समझ लेते हैं, यूपीआई सिस्टम क्यों काम करता है, कैसे काम करता है। और मेन क्या है ना, कोई ऐसा दिन नहीं होता कि न्यूज़पेपर में यूपीआई की चर्चा ना हो, क्योंकि आपको ये चीज़ मानना पड़ेगा कि दुनिया में आज अगर कोई पेमेंट के लिए सबसे अच्छा माध्यम है तो कौन सा है? वो यूपीआई है। यूनिफॉर्म पेमेंट इंटरफेस करके जो यूपीआई होता है वो दुनिया का सबसे फास्टेस्ट पेमेंट के लिए एक माध्यम है डिजिटल में। पूरी दुनिया भर के आपने देखा होगा कि अलग अलग देशों के जो प्रधानमंत्री या अलग अलग अधिकारी आते हैं तो भारत में यूपीआई का यूज़ करते हुए वीडियो डालते हैं कि भारत में 10 रुपये के लिए भी यूपीआई का लोग यूज़ करते हैं ऑनलाइन ट्रांजैक्शन। और एक चीज़, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के मामले में, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन मैं कह रहा हूँ, डिजिटल करेंसी अलग होता है। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन की मैं बात कर रहा हूँ, अभी आदान प्रदान की मैं बात कर रहा हूँ। ऑनलाइन आदान प्रदान के मामलों में भारत दुनिया में पहले स्थान पर आता है। कई बार ये महीने भर में ऊपर नीचे होता रहता है। भारत कभी ऊपर आ जाता है तो कभी चीन ऊपर आ जाता है। तीसरे नंबर पर यूएसए का स्थान आता है। यानी कि ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के मामले में हम दुनिया की सबसे बड़ी इकॉनमी में से एक बनने जा रहे हैं, और हैं भी। अगर हम रुपए की बात करें, अगर हम क्वांटिटी की बात करें तो कई बार हम चीन को पछाड़ देते हैं जो दुनिया की दूसरी बड़ी इकॉनमी है, और यूएस दुनिया की पहली बड़ी इकॉनमी है। इन सभी को हम लोग अगर क्वांटिटी की बात करें ऑनलाइन ट्रांजैक्शन की तो हम कई बार उनको पछाड़ देते हैं। तो इसको ध्यान में रखिएगा। यूपीआई के बारे में ज़रा समझ लीजिए। जब 2016 में नोटबंदी हुआ था तो उसके बाद जब यूपीएससी पीटी हुआ था उसमें यूपीआई के बारे में थोड़ा सा पूछा गया था। एक तत्काल भुगतान सेवा, इमीडिएट पेमेंट सर्विस, जो कि कैशलेस भुगतान को तीव्र व आसान बनाने के लिए 24 घंटे धन हस्तांतरण सेवा का एक उन्नत संस्करण है। ये 24 आवर ये काम करता है। और यूपीआई एक ऐसी प्रणाली जो कई बैंक खातों के एक ही मोबाइल एप्लीकेशन, किसी भाग लेने वाले बैंक के द्वारा कई बैंकिंग सुविधाओं, निर्बाध फंड रूटिंग और मर्चेंट भुगतान की शक्ति प्रदान करता है। बहुत सारे बैंक खातों को आप एक पेमेंट गेटवे से जोड़ सकते हो। ओके, वर्तमान में यूपीआई नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस, तत्काल भुगतान सेवा आईएमपीएस, ये सब क्या है? ये आरबीआई का अलग अलग भुगतान का सेवा है। आधार सक्षम भुगतान प्रणाली, भारत बिल भुगतान प्रणाली, रुपए आधारित सहित भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम एनपीसीआई द्वारा संचालित प्रणालियों में सबसे बड़ा है। ये जितने प्रणाली चलाए जा रहे हैं एनपीसीआई के द्वारा, उसमें यूपीआई
एनपीसीआई के बारे में यूपीएससी 2 बार पूछ चुकी है पिछले 5 सालों में, इसके बारे में बताऊंगा मैं थोड़ा सा। तो इन सब में यूपीआई सबसे बड़ा है अभी। आज के शीर्ष यूपीआई ऐप्स में फ़ोन पे, पेटीएम, गूगल पे, अमेजन पे, ये सब भीम ऐप, ये सब कुछ शामिल है। और ये सब कब बढ़ रहे हैं? जब नोटबंदी लागू की गई थी उसके बाद ही यूपीआई के जो ऐप हैं, पेमेंट ऐप हैं, उसका भारत में यूज बढ़ गया है। 2016 में एनपीसीआई ने 21 सदस्यों बैंकों के साथ यूपीआई को लॉन्च किया था। 2016 में एनपीसीआई ने नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो है 21 सदस्य बैंकों के साथ यूपीआई को लॉन्च किया। तो उपलब्धि क्या है इसकी? 2020 से 2021 में महामारी के दौरान यूपीआई के माध्यम से डिजिटल लेन देन में अभूतपूर्व वृद्धि देखी गई थी। कई देशों ने भारतीय अनुभव से सीखने में रुचि दिखाई ताकि वे भारतीय मॉडल का उपयोग कर सकें। सिंगापुर, यूएस, बहुत सारे देश हैं ऐसे जिन्होंने इस चीज़ को अपनाया भी है। एनपीसीआई के आंकड़ों के अनुसार यूपीआई का उपयोग करने के लिए लेन देन का मुख्य मूल्य अक्टूबर 2021 से पहली बार एक महीने में 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर को पार कर गया, जो भारत की सबसे लोकप्रिय डिजिटल भुगतान प्रणाली की स्थिति को और मजबूत करता है। 100 बिलियन डॉलर अक्टूबर के महीने में 2021 में यूपीआई पार कर गया। अक्टूबर क्यों? अक्टूबर त्यौहार का फेस्टिवल का मौसम होता है, तो इसलिए उस समय और भी ज़्यादा इसके ट्रांजैक्शन बढ़ जाते हैं। भारत का डिजिटल भुगतान उद्योग वर्ष 2025 तक 27% चक्रवृद्धि ब्याज कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट के साथ 2153 ट्रिलियन रुपए तक बढ़कर 7092 ट्रिलियन रुपए होने की उम्मीद है 2025 तक। कितना ट्रिलियन, तो समझ ही सकते हैं, जीरो भी कम पड़ जाएगा। मर्चेंट भुगतान का मजबूत उपयोग, जनधन योजना सहित सरकारी नीतियां, व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक के साथ एमएसएमईज की संख्या में वृद्धि और स्मार्टफोन के उच्च उपयोग के कारण यह वृद्धि होने की संभावना है। चुनौतियां क्या है? कोरोना वायरस महामारी के बीच वैश्विक बैंकिंग और वित्तीय सेवा उद्योग में साइबर अपराधों का खतरा उसके बाद और भी ज़्यादा बढ़ गया है। उदाहरण के लिए सर्वरस सॉफ्टवेयर जो था, धोखाधड़ी संबंधी दावे, शुल्क वापसी, नकदी खातिरदारी, पदोन्नति का दुरुपयोग, बहुत सारा कुछ इसमें क्या है, तो समस्याएं भी है। इंटरनेट ही काम नहीं करता, कई बार ट्रांजैक्शन अटक जाता है, कई बार वापस चला जाता है पैसा, पता चलता है वापस जिसके खाते में जाना था उसके खाते में नहीं जाकर जिसने पे किया उसी खाते में वापस रिटर्न चला जाता है। तो ये भी समस्याएं कई बार देखने को मिलती हैं। अब एनपीसीआई क्या है? तो भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम भारत में खुदरा भुगतान और निपटान प्रणाली के संचालन हेतु एक अम्ब्रेला संगठन है, जिसे भारतीय रिजर्व बैंक व भारतीय बैंक संघ IBA, यही पूछा गया था, द्वारा भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007 के साथ शुरू किया गया था। यह कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 25, अब कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 8 के प्रावधानों के तहत स्थापित एक गैर लाभकारी अधिनियम कंपनी है। ये ध्यान में रखिएगा, गैर लाभकारी है। और कंपनी अधिनियम 1956 की धारा और अब कंपनी अधिनियम 2013 के धारा 8 के द्वारा इसको स्थापित किया गया है। एक चीज़ और ध्यान में रखिएगा, यूपीआई में पेमेंट के लिए आपको एक ऑनलाइन ID प्रोवाइड की जाती है। इसके लिए यूपीआई के पेमेंट करने के लिए कभी आपको बैंक खाता दर्ज करना पड़ा है? नहीं। क्या आपको बैंक का नंबर, फ़ोन नंबर दर्ज करना पड़ा है? तो बैंक के फ़ोन नंबर दर्ज करने के बाद आपकी एक यूपीआई ऑनलाइन ID बन जाती है। आपने देखा होगा @YBL करके लगा होता है, ठीक है। वो यूपीआई ID क्या करती है? तो बैंक खातों को इन सब छोटे मोटे पेमेंट के लिए त्वरित पहुंच से रोक देती है, जिससे क्या होता है, बैंक सुरक्षित रहते हैं। यूपीआई से यूपीआई पेमेंट होता है और वो बाद में बैंक के ट्रांजैक्शन में ऐड और सब्सट्रैक्ट कर दिए जाते हैं। इससे क्या होता है कि बैंक के खातों की जानकारी को साझा किए बिना ही आप ऑनलाइन पेमेंट कर पाने में सक्षम होते हैं। इसीलिए यूपीआई इतना ज़्यादा फेमस हो रहा है। आने वाले समय में आपका अंगूठा जो है उसको टच करेंगे मशीन पर तो उसी से पे हो जाएगा। कई सारे जगहों पर तो इस चीज़ को शुरू भी किया गया है, क्योंकि आधार से बैंक कनेक्टेड होगा और आधार से आपका फ़ोन कनेक्टेड होगा और यूपीआई कनेक्टेड हो जाएगा। तो उससे क्या होगा, आप अंगूठा स्कैन करेंगे और आपका पे हो जाएगा और वहाँ पर और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होगी। तो ये आने वाले समय में आपको देखने को मिल सकता है। तो यूपीआई के बारे में ध्यान रखिएगा। एनपीसीआई इसको चलाती है, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम। एनपीसीआई को कब बनाया गया और किसके किसके द्वारा बनाया गया, ये सब कुछ ध्यान में रखेंगे आप लोग। अगले टॉपिक पर हम लोग चलते हैं जो साइंस एंड टेक से संबंधित है। अगला जो है वो लोगों के कल्याण से जुड़ा हुआ है। US FDA फूड एंड ड्रग एसोसिएशन यूनाइटेड स्टेट ने अप्रूव किया है जीन थेरेपी सिकल सेल डिजीज़ के लिए। देखिए, जेनेटिक जो बीमारियां होती हैं उसका बहुत कम इलाज संभव हो पाता है दुनिया में, जेनेटिक बीमारियों का। तो सिकल सेल डिजीज़ एक डिजीज़ है जो ब्लड से संबंधित है और ये क्या करती है, ब्लड की हेमोग्लोबिन धारण करने की जो क्षमता होती है उसको कम कर देती है धीरे धीरे। अमेरिका में ब्लैक लोगों में सिकल सेल डिजीज़ आम बात है, बहुत ज़्यादा मरीज़ वहाँ पर पाए जाते हैं। 1 लाख से ज़्यादा मरीज़ पर ईयर अमेरिका में पाए जाते हैं। भारत में भी इसके बहुत सारे मरीज़ होते हैं। तो सिकल सेल को ठीक करने के लिए क्या किया गया है, तो
जीन थेरेपी के टेक्निक को अपनाया जा रहा है। इसका मैं नाम भी बताऊंगा और इसमें एक टर्मिनोलॉजी यूज किया जा रहा है, क्रिस्पर। क्रिस्पर आपको पता ही होगा क्रिस्पर क्या है। इसको कहा जाता है बायोलॉजिकल कैंची। बायोलॉजिकल कैंची के तौर पर इसका उपयोग किया जाता है। अब ये क्या है, बायोलॉजिकल कैंची का मतलब क्या होता है, जीन में अगर कोई डिसऑर्डर है, जीन में कोई डिसऑर्डर है तो उस हिस्से को हटाकर जीन को सही किया जाता है, जिससे क्या हो, सामान्य भाषा में समझाना, जिनको साइंस एंड टेक बैकग्राउंड ने वो भी समझ जाएंगे। जीन जो होता है उसमें क्या करते हैं, क्रिस्पर के द्वारा एडिट करते हैं, हम उसको काटते हैं, जोड़ते हैं, चीज़ों को हटाते हैं, चीज़ों को जोड़ते हैं उसमें। क्रिस्पर वही तकनीक है। एक प्रोटीन कैंची होती, बायोलॉजिकल कैंची होती, सच में कैंची नहीं होती, उसका यूज करके क्या किया जाता है, तो जीन में एडिटिंग किया जाता है। तो सिकल सेल को ठीक करने के लिए एक तकनीक की खोज की गई और उसको अप्रूव भी कर दिया गया है, जिसमें जीन थेरेपी के द्वारा सिकल सेल जो डिजीज होता है, जिसके बहुत सारे मरीज अमेरिका में ब्लैक लोगों में हैं और भारत में भी हैं, उसको ठीक करने के एक तकनीक को खोजा गया है, जिसका नाम क्या दिया गया है, कैसगेवी। कैसगेवी। अब यही टर्मिनोलॉजी आपसे पूछा जाए कि ये क्या है, तो ये सिकल सेल को ठीक करने के लिए एक जीन थेरेपी की टेक्निक है, क्रिस्पर के द्वारा ठीक किया जाता है। क्रिस्पर एक तकनीक है। क्रिस्पर तकनीक के बारे में यूपीएससी पीटी में पूछा जा चुका है। क्रिस्पर तकनीक के बारे में यूपीएससी मेंस में भी उन्होंने पूछा है। जेनेटिक्स से संबंधित बहुत बड़ी तकनीक है ये, और 2020 में क्रिस्पर के लिए ही नोबेल प्राइज़ का भी सम्मानित किया गया था जिन्होंने इसको खोजा था। ये सारा कुछ मैंने आपको बता दिया है। अब क्रिस्पर क्या होता है उसके बारे में आपको बता दूंगा, जिससे आपको समझ में आ जाए कि किस प्रकार से काम करता है, क्या उसका दुरुपयोग है, क्या सदुपयोग है जीन एडिटिंग का, ये सब कुछ मैं आपको बता देता हूँ। कैसगेवी तो ध्यान में रहेगा ना, टर्मिनोलॉजी ही पहले मैं दिखा देता हूँ कैसगेवी, उसके बाद ही क्रिस्पर पर आऊँगा। देखिए यहाँ पर लिखा होगा, हाँ मैंने इसमें PDF में डाल दिया था। कैसगेवी थेरेपी किसके लिए यूज होता है ये, तो ये यूज किया जाता है सिकल सेल डिजीज़ को समाप्त करने के लिए। एक जीन थेरेपी की टेक्निक है कैसगेवी थेरेपी। ओके, इस पर हम लोग आएंगे, लेकिन पहले क्रिस्पर को समझ लीजिए। इस टर्मिनोलॉजी को ध्यान में रखिएगा, अलग से इसको लिख कर रख लीजिएगा, क्योंकि कई बार इस तरह के टर्मिनोलॉजी पूछ लिए जाते हैं। देखिए भारत क्या इसको लेकर कुछ भी काम नहीं कर रहा है, तो भारत सरकार ने 2021 में इस पर काम करना शुरू किया था। भारत ने 2021 में सिकल सेल एनीमिया के निदान हेतु क्लस्टर्ड रेगुलेटरी इंटरस्प्रेड शॉर्ट पैलिंड्रोमिक रिपीट्स विकसित करने के लिए 5 वर्ष की एक परियोजना शुरू की थी। भारत सरकार ने 5 वर्षों का एक प्रोजेक्ट लॉन्च कर दिया था 2021 में। सिकल सेल एनीमिया पहली बीमारी, जिसे भारत में क्रिस्पर आधारित चिकित्सा के लिए लक्षित किया जा रहा है। प्री क्लिनिकल फेज पशु विषयों पर ट्रायल शुरू होने वाला है इसका बहुत जल्दी। लेकिन अब क्रिस्पर के बारे में समझ लेते हैं। यह एक जीन एडिटिंग की तकनीक है। जीन, मानव जो भी चीज़ है पृथ्वी पर, उन सभी में कुछ न कुछ जीन होगा। अब उस जीन में कुछ खराबी होगी, कुछ अच्छाई होगी, तो उसमें से खराब वाले पोर्शन को हमें हटाना है, एडिट करना है, तो उसके लिए हम क्रिस्पर तकनीक का उपयोग करते हैं। बस इतना ध्यान में रखिएगा भी। जो Cas9 नामक एक विशेष प्रोटीन, Cas9, इसलिए क्रिस्पर Cas9 भी इसको कह दिया जाता है, ये एक प्रोटीन होता है, का उपयोग करके वायरस के हमलों से लड़ने के लिए बैक्टीरिया प्राकृतिक रक्षा तंत्र की प्रतिकृति का निर्माण करती है। यह आमतौर पर जेनेटिक इंजीनियरिंग के रूप में वर्णित प्रक्रिया के माध्यम से आनुवांशिक सामग्री को जोड़ने, हटाने, बदलने में सहायक होती है। जैसे आपकी आँख की जो पुतली है वो आपके मदर फादर के पुतली से मिलती जुलती होगी या वंश में किसी से मिलती होगी। इससे का मतलब क्या होता है कि जेनेटिक आपके मिल रहे हैं, जीन्स मिल रहे हैं। जैसे किसी की हाइट, किसी का आवाज़, किसी का बाल, ये सब कुछ जीन से आता है, ठीक है। तो जीन से जुड़ी हुई बीमारियों को सही करना काफ़ी मुश्किल होता है। तो इसके लिए इन्होंने क्या किया है, जो भ्रूण होता है, भ्रूण जो होते हैं उनमें इस तरह की कोई आनुवांशिक विकृति नहीं होती है। तो भ्रूण में इन्होंने क्या किया, वहाँ से एक सेल को लेकर उसी को डेवलप किया पूरे शरीर में, जिससे क्या हो गया कि वर्तमान का जो शरीर का ब्लड था, जो बीमारी से पीड़ित था, वो ब्लड की जगह में भ्रूण से एक नए ब्लड का क्या हो जाता है, सर्कुलेशन हो जाता है उस सेल से, जिससे क्या होता है उनका बीमारी सही हो जाता है। देखिए साइंस का थोड़ा सा है तो टर्मिनोलॉजी आपको कठिन लगेगा, टेक्निकल है तो समझ में भी कठिन में आएगा, लेकिन सामान्य भाषा में उसको समझने की कोशिश कीजिए, जिससे आप उसको लिख पाएँ। बस इतना ही हमें जानना है, ज़्यादा साइंटिस्ट नहीं बनना है यहाँ पर। ओके, क्रिस्पर तकनीक में बाहर से किसी नए जीन को जोड़ना शामिल नहीं है। क्रिस्पर Cas9 तकनीक को अक्सर जेनेटिक कैंची के रूप में वर्णित किया जाता है, जेनेटिक कैंची के रूप में, बायोलॉजिकल कैंची के रूप में इसको वर्णित किया जाता है। इस तकनीक की तुलना अक्सर सामान्य कंप्यूटर प्रोग्राम के कट कॉपी पेस्ट ढूंढो बदलो कार्यात्मक की जाती है। जो कंप्यूटर में आप लोग वीडियो एडिट करते हो या कट कॉपी पेस्ट करते हो, वही वाला तकनीक है बायोलॉजी के थ्रू, किसमें, जीन में।
कितना मुश्किल होगा ज़रा इमेजिन कीजिए, लेकिन करते हैं लोग। अब इसका सदुपयोग दुरुपयोग दोनों चीज़ है, उसको हम देखेंगे आगे। डीएनए अनुक्रम में गड़बड़ी या बीमारी या विकार का कारण होती है को काट कर हटा दिया जाता है और फिर एक सही अनुक्रम से बदल दिया जाता है उसको। आपके डीएनए में मान लीजिए किसी के कारण से कोई बीमारी मदर में थी या फादर में था और वो जीन के माध्यम से किस में जा रहा है, जेनेटिक बीमारी, तो बच्चे में जा रहा है, तो उसका जीन एडिट कर दिया जाएगा पहले ही, जिससे क्या हो, बच्चे में ना जाए। इसे प्राप्त करने के लिए उपयोग किए जाने वाले उपकरण जैव रासायनिक यानी विशिष्ट प्रोटीन और आरएनए अणु होते हैं। प्रौद्योगिकी कुछ बैक्टीरिया में एक प्राकृतिक रक्षा तंत्र की नकल करते हैं जो स्वयं को वायरस के हमले से बचाने के लिए समान विधि का उपयोग करती है। ये आपका सिकल सेल के बारे में यूज हो रहा है। देखिए इसी प्रकार से ये काम करता है। उस हिस्से को हटा देते हैं हम जीन से, जो क्या करता है, जो खराब होता है। क्रियाविधि क्या है? पहला काम जीन को उस विशेष प्रक्रम की पहचान करना जो परेशानी का कारण है। जीन का सीक्वेंसिंग बहुत बड़ा सा डेटा होता है, उसमें से उस हिस्से की पहचान करना जिसके कारण से क्या हो रहा है, कुछ समस्या उत्पन्न हो रही है। एक बार ऐसा करने के बाद आरएनए अणु को कंप्यूटर पर ढूंढे या खोजे फंक्शन की तरह डीएनए स्टैंड पर इस अनुक्रम का पता लगाने के लिए प्रोग्राम किया जाता है, और जब ये पता लगा लेता है तो उसको हटा दिया जाता है। विशिष्ट बिंदुओं को काटने और खराब अनुक्रम को हटाने के लिए इसका उपयोग Cas9 का उपयोग किया जाता है। उल्लेखनीय है कि डीएनए सिरा जिस विशिष्ट भाग को काटा या हटाया जाता है उसे प्राकृतिक रूप से पुनर्निर्माण मरम्मत की प्रवृत्ति होती है। वैज्ञानिक द्वारा स्वतः मरम्मत या पुनर्निर्मित की प्रक्रिया में ही हस्तक्षेप किया जाता है और आनुवांशिक कोड में वांछित अनुक्रम या परिवर्तन की पूरी की जाती है, जो अंततः टूटे हुए डीएनए सिरा पर स्थापित हो जाता है। अगर इतना कुछ समझ में नहीं आ रहा हो तो बस क्या करते हैं, खराब वाले जीन के हिस्से को हटाकर वहाँ पर हम लोग सही वाला जीन स्थापित कर देते, जिससे क्या होगा कि वो बीमारी जो है वो वहीं पर रुक जाएगी, उसके बाद के जनरेशन में आगे नहीं बढ़ेगी। इसकी समग्र प्रक्रिया प्रोग्राम करने योग्य होती है। आगे बढ़ जाते, ये सब समझ में नहीं आएगा आपको। क्रिस्पर आधारित चिकित्सीय समाधान का महत्व क्या है? तो विशिष्ट उपचार। क्रिस्पर अंतर्निहित अनुवांशिक समस्या को ठीक करके रोग के उपचार में सहायता करता है। किसके उपचार में? तो रोग की सहायता करता है। और क्या है अगला? तो क्रिस्पर आधारित चिकित्सीय समाधान गोली या दवा के रूप में नहीं होती, इसके बजाय प्रत्येक रोगी की कुछ कोशिकाओं को निकाला जाता है, जीन को प्रयोगशाला में एडिट किया जाता है तथा उपचारित जीन को पुनः रोगियों में इंजेक्ट कर दिया जाता है। अलग अलग मामलों में जीन एडिटिंग अलग अलग तरीके से की जाती है। मतलब कि पहला इसमें तरीका क्या होता है, दवा नहीं दी जाती है, इसमें डायरेक्ट जीन में ही परिवर्तन कर दिया जाता है। आनुवांशिक रोग विसंगतियों का अस्थायी इलाज इससे संभव हो पाता है। और इससे संबंधित कुछ नैतिक दुविधाएं भी हैं। नैतिक दुविधाएं तब शुरू होती है जब इंसान अपना दिमाग ज़्यादा चलाने लग जाता है। कैसे होती हैं? किसी व्यक्ति में भौतिक परिवर्तन को प्रेरित करने के क्रिस्पर का संभावित दुरुपयोग किया जा सकता है। अब किसी आदमी के जीन में किसी जानवर का जीन जोड़ दिया जाए तो उस आदमी की प्रवृत्ति क्या होगी? इस तरह की चीज़ें देखी गई हैं भाई, इसको बायोलॉजिकल वेपन्स कहते हैं। सही सुन रहे हैं आप। या फिर कल को हो कि डिजाइनर बेबी का तात्पर्य क्या होता है? उसके जीन में ही सब कुछ परिवर्तन कर दिया, उसके बाल टॉम क्रूज जैसे हो, शरीर रॉक जैसा हो, मुंह सलमान खान जैसा हो और फिजिक ऋतिक रोशन जैसा हो, तो सोचिए कैसा दिखेगा वो। मैं क्या कह रहा हूँ आपको? तो इस तरह के जीन एडिटिंग की भी परिकल्पना की जा रही। आने वाले मनुष्यों में डिजाइनर और ह्यूमन आपको दिखेंगे सड़कों पर। 2018 में एक चीनी शोधकर्ता ने बताया कि अंतर्निहित अनुवांशिक रोग की समस्या के उपचार के लिए उन्होंने क्रिस्पर तकनीक का सहारा लेकर डिजाइनर बेबी को विकसित किया है। यह डिजाइनर बेबी बनाने का पहला प्रालिखित मामला था और इससे वैज्ञानिक समुदाय में व्यापक चिंता पैदा कर दी थी कि आने वाले समय मनुष्य जो है अपने हिसाब से बच्चों को पैदा करेगा। विशेष लक्षण प्राप्त करने के लिए निवारक हस्तक्षेप कुछ ऐसा नहीं है जिसके लिए वैज्ञानिक वर्तमान प्रौद्योगिकी का उपयोग करना चाहते हैं। इसके अलावा चूंकि भ्रूण में ही परिवर्तन किए गए थे, नए अंतर अधिगृहित लक्षणों के साथ आने वाली पीढ़ी में इसका स्थानांतरित होने की उम्मीद है कि अगर आप ज़्यादा छेड़छाड़ करोगे तो कल को हमारे हाथ से ये चीज़ें निकल भी सकती हैं। हालांकि तकनीक अत्यंत सफल है, फिर भी यह 100% सटीक नहीं है। फलस्वरूप यह कुछ त्रुटियों को भी प्रेरित करती है जिसके अन्य जीनों में परिवर्तन हो सकता है। अब आप जीन एडिट कर रहे हैं तो हो सकता है कोई और जीन कट जाए जिसके कारण से वो व्यक्ति गूंगा ही हो जाए, है ना, या उसका मुंह ही टेढ़ा हो जाए या कुछ और ही उसको समस्या हो जाए। तो कोई भी चीज़ 100% परफेक्ट नहीं होता है। सिकल सेल रोग परिचय क्या है? सिकल सेल रोग यह एक अनुवांशिक रक्त संबंधी रोग है। मैंने आपको पहले ही समझाया, जो अफ्रीकी, अरब व भारतीय मूल के लोगों में सबसे अधिक प्रचलित है। इसीलिए मुझे आपको ये पढ़ाना था। भारतीय मूल के लोग, अरब लोग और अफ्रीकी मूल के लोग जो होते हैं, कुछ जेनेटिक बीमारी कुछ जीन के लोगों में ही होता है ज़्यादा प्रचलित। इसमें यूरोपियन लोग आपको नहीं दिखेंगे, ठीक है। यह विकारों का एक ऐसा समूह है जो हीमोग्लोबिन को प्रभावित करता है। हीमोग्लोबिन लाल रक्त कोशिका आरबीसी, रेड ब्लड सेल का एक अणु है जो पूरे शरीर में ऑक्सीजन की आपूर्ति करता है। आरबीसी यही करता है। इस रोग के पीड़ितों में हीमोग्लोबिन एस नामक असामान्य हीमोग्लोबिन अणु पाए जाते हैं जो लाल रक्त कोशिकाओं को अर्धचंद्राकार आकार में विकृत कर देते हैं, जो आरबीसी को इस प्रकार से कर देते हैं जिससे क्या होता है, उसकी ऑक्सीजन धारण करने की क्षमता जो होती है वो कम हो जाती है।
ये रक्त प्रवाह के ऑक्सीजन को शरीर से सभी हिस्सों तक पहुंचाने से रोकते हैं, जिससे क्या होता है, दम घुटने जैसी चीज़ें देखी जाती है। कैसगेवी थेरेपी क्या होता है, तो BCL11 ए नामक जीन जो भ्रूण से वयस्क हीमोग्लोबिन बदलने के लिए महत्वपूर्ण है, थेरेपी द्वारा टारगेट करके इस जीन को क्या किया जाता है, टारगेट किया जाता है। भ्रूण का हीमोग्लोबिन जो जन्म के समय स्वाभाविक रूप से हर किसी मौजूद होता है, उसमें वयस्क हीमोग्लोबिन के समान असामान्यताएं नहीं होती हैं। इसीलिए इस भ्रूण वाले जीन को हम पूरे शरीर में फिर से क्या करते हैं, तो फिर से ग्रो कर देते हैं, जिससे उनको शरीर में नए तरीके का एक ब्लड आ जाता है, जिसमें कोई भी समस्या नहीं होती है। आपको समझ में आया होगा, उम्मीद करता हूँ। थोड़ा सा साइंस टेक का टॉपिक है तो कठिन होगा, लेकिन समझ में आ गया होगा। सामान्य भाषा में समझने की कोशिश कीजिएगा, कुछ टर्मिनोलॉजी बस ध्यान में रखना है। CRISPR-Cas9, जीन एडिटिंग और क्या बोलते हैं उसको, तो डिजाइनर बेबी, ये सब ध्यान में रखना है। ओके, सिकल सेल में हेमोग्लोबिन से बीमारी होती है। आगे बढ़ जाते हैं अगले टॉपिक पर। देखिए, एक प्राइवेट मेंबर बिल लाया गया है कल, और इसके में ये लाया गया कि भाई राज्यसभा में कि आप असेंबली को, राज्य असेंबली को ये शक्ति दीजिए कि वो गवर्नर को हटा सकें। ठीक है, अब ये बिल पास होगा नहीं पास होगा, नहीं पास होगा, क्योंकि संघवाद कहीं ना कहीं खतरे में पड़ जाएगा। गवर्नर को अगर राज्य हटाने लग गए तब तो अपने मनमाफ गवर्नर को नियुक्त करेंगे, तो गवर्नर को हटाने की शक्ति तो नहीं दी जाएगी। लेकिन आप प्राइवेट बिल को समझ लीजिए कि क्या होता है क्या नहीं, और ये क्यों आया होगा चर्चा में, क्योंकि आपको पता ही है कि केरल में और तमिलनाडु में गवर्नर से सरकार की किस प्रकार से लट्ठा लट्ठी हो रही है, मारामारी हो रही है। लाठी रहता दोनों लाठी से लड़ लेते, इस तरह की मारामारी हो रही है। तो इसी के कारण वहाँ का एक सदस्य ने इस बिल को इंट्रोड्यूस किया। प्राइवेट बिल क्या होता है वो जरा समझ लीजिए, क्योंकि वहीं से सवाल पूछे जाएंगे। निजी सदस्य विधेयक, संसद के ऐसे सदस्य जो केंद्रीय मंत्रिमंडल मंत्री नहीं है, को एक निजी सदस्य के रूप में जाना जाता है। अगर कोई मंत्री नहीं है, कोई भी मंत्री अगर नहीं है, मंत्री नहीं है, भले ही वो बीजेपी का ही मेंबर क्यों ना हो, अगर वो बिल को लाएंगे तो क्या कहलाएंगे, प्राइवेट मेंबर बिल। आपके समझ में आ गया होगा कि पूरे सदन के सदस्य, दोनों सदन में, राज्य असेंबली में भी अगर कोई मंत्री नहीं है और अगर वो बिल लेकर कोई आए हैं, संविधान संशोधन बिल भी वो ला सकते हैं। पिछली बार लाया अभी तक किसी ने, भले ही वो खारिज हो जाए वो मायने नहीं रखता है। लेकिन अगर कोई मंत्री नहीं है, बीजेपी का ही सदस्य है या विपक्ष का सदस्य, कोई भी मेंबर है सदन का, अगर वो कोई बिल लाना चाहता है तो उसको क्या कहा जाता है, प्राइवेट मेंबर बिल। मैं जो इतना जोर जोर से बार बार बोल रहा हूँ, मुझे पता है एग्जाम में यही पूछोगे तो वहाँ भूल जाओगे आप, इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि नो मैटर वो बीजेपी का भी सदस्य क्यों ना हो, लेकिन अगर वो मंत्रिपरिषद का हिस्सा नहीं है, किसी भी तरह का कोई पद धारण नहीं करता है सरकार, मंत्री नहीं है, बस केवल एक सांसद है, तो क्या कहलाएगा, प्राइवेट मेंबर बिल। संसद के ऐसे केंद्रीय मंत्रिमंडल मंत्री नहीं है, कोई निजी सदस्य के रूप में जाना जाता है। इसका प्रारूप तैयार करने की जिम्मेदारी संबंधित सदस्य की होती है। सदन में इसे पेश करने के लिए 1 महीने के नोटिस की आवश्यकता होती है। सारे आपके पीटी के फैक्ट हैं, 1 महीने पहले आपको बताना होगा। सरकारी विधेयक, सार्वजनिक विधेयकों को किसी भी दिन पेश किया जा सकता है और उन पर चर्चा की जा सकती है, लेकिन निजी सदस्यों के विधेयक को केवल शुक्रवार को पेश किया जा सकता है। कल शुक्रवार था इसलिए पेश किया गया था। कई विधेयकों के मामले एक मतपत्र प्रणाली का उपयोग किया था। विधेयक को पेश करने के क्रम को तय करने के लिए किया जाता है। निजी सदस्यों के विधेयक और प्रस्ताव पर संसदीय समिति ऐसे सभी विधेयकों को देखती है जो उनकी तात्कालिकता और महत्व के आधार पर उनका वर्गीकरण करती है। सदन द्वारा इसकी अस्वीकृति का सरकार में संसदीय विश्वास या उसके इस्तीफे पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। मान लीजिए प्राइवेट बिल को लेकर आया, उसको खारिज भी कर दिया तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ओके, चर्चा के समापन में विधेयक का संचालन करने वाला सदस्य या तो संबंधित मंत्री के अनुरोध पर इसे वापस ले सकता है, वह इसके पारित होने के साथ आगे बढ़ने का विकल्प भी चुन सकता है। पूर्ववर्ती निजी विधेयक कौन कौन से रहे हैं, तो पिछली बार दोनों सदनों द्वारा एक निजी सदस्य विधेयक 1970 पारित किया गया था। अब इसी समझ जाइए निजी सदस्य विधेयक को कितना ज़्यादा प्राथमिकता दी जाती है। 1970 में एक पारित किया गया था। यह सर्वोच्च न्यायालय आपराधिक अपील या क्षेत्राधिकार विधेयक 1968 था। 14 निजी सदस्य विधेयक, जिनमें से 5 राज्यसभा में पेश किए गए हैं, अब कानून बन गए हैं। कुछ अन्य निजी जो कानून बन गए हैं उनमें शामिल हैं लोकसभा कार्रवाई प्रकाशन संरक्षण विधेयक 1956, ये निजी विधेयक था। संसद सदस्यों के वेतन भत्ते संशोधन विधेयक 1964, भारतीय दंड संहिता विधेयक 1967 राज्यसभा में पेश किया गया था। महत्व क्या होता है, निजी सदस्य विधेयक का उद्देश्य सरकार का ध्यान उस ओर आकर्षित करना होता है जो कोई गंभीर मुद्दा होता है, जैसे गवर्नर का मुद्दा एक गंभीर मुद्दा है, उस ओर आकर्षित करना होता है। अब दोनों में अंतर क्या होता है, सरकारी विधेयक इसके मंत्री द्वारा किया जाता है, ये गैर मंत्रियों द्वारा किया जाता है। यह सरकार का नीतियों को प्रदर्शित करता है, ये विपक्ष की नीतियों को प्रदर्शित करता है कई बार। ओके,
संसद में इसके पारित होने की संभावना अधिक होती है, इसके कम होती है। जबरदस्ती का पॉइंट लिखा हुआ है। संसद द्वारा सरकारी विधेयक अस्वीकृत होने पर सरकार को इस्तीफा देना पड़ सकता है। इसमें सरकार को कुछ भी नहीं देना सकता। मान लीजिए कोई बीजेपी का मंत्री महोदय हैं, उन्होंने कोई बिल लाया है, वो बिल गिर जाता है तो सरकार को इस्तीफा देना क्यों? क्योंकि आपके अपने ही सदस्य का सरकार है, भरोसा नहीं है, आपका बिल फेल हो गया तो आपका सरकार गिर जाएगी। लेकिन निजी सदस्य का विधेयक कोई लाया है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, तो बस यही था इसमें प्रभाव। और क्या पढ़ाऊँ मैं? अगला है आपका बिहार स्पेशल से जुड़ा हुआ न्यूज़। गया के पटवा टोली के बुनकरों पर आधारित डॉक्यूमेंट्री वीवर्स ऑफ होप। ये गया के बुनकर हैं, वीवर्स ऑफ होप, जो पटवा टोली के बुनकर हैं गया के, इन पर एक डॉक्यूमेंट्री को यूनेस्को का पुरस्कार मिला है। अब इसी से इसका इंपॉर्टेंस समझ सकते हैं आप। 7 दिसंबर 2023 को मीडिया से मिली जानकारी के अनुसार गया के निकट पटवा टोली के बुनकरों के जीवन पर आधारित डॉक्यूमेंट्री फिल्म वीवर्स ऑफ होप, वीवर्स का मतलब बुनकर होते हैं, यूनेस्को की तरफ से पुरस्कृत कर सम्मानित किया गया है। फिल्म के निर्देशक सिंजन चटर्जी, ये फैक्ट है आपके लिए। डॉक्यूमेंट्री फिल्म गया के निकट पटवा टोली के बुनकरों के जीवन पर आधारित है। ये हैंडलूम चलाते हैं। हैंडलूम क्या होता है? एक होता है पावर लूम, लूम मशीन होता है कपड़ा बुनने का, हैंडलूम मतलब हाथ से कपड़ा बुनने की मशीन को चलाते हैं। विश्वविद्यालय के जनसंपर्क अधिकारी मोहम्मद मुदस्सिर आलम ने बताया कि प्रतियोगिता यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन यूनेस्को व कॉमनवेल्थ मीडिया सेंटर ऑफ एशिया द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित की गई थी। डॉक्यूमेंट्री फिल्म को नगद पुरस्कार साथ विशेष पुरस्कार सम्मानित किया गया। आप भी बिहार के रहने वाले, कितना कुछ हो गया बिहार में बताइए। फिल्म निर्माण में दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय के मास कम्युनिकेशन और मीडिया विभाग के छात्रों ने अपना अहम योगदान दिया था। जो दक्षिणी बिहार सेंट्रल यूनिवर्सिटी है उसके छात्रों ने, जो उसके मीडिया और मास कम्युनिकेशन के छात्र हैं, उन्होंने इस फिल्म को बनाने में बड़ी भूमिका निभाई थी। छात्रों ने निभाई थी। छात्रों के अंदर इतनी जागरूकता होती है, आँख खोल कर देखेंगे तो आपके अंदर भी इतनी जागरूकता आ जाएगी। फिल्म निर्माण में मीडिया विभाग के शिवम और बहुत सारे लोगों का नाम लिखा है। यही होता है हैंडलूम। ये हाथ से देखिए कपड़ा बुना जा रहा है, इधर से धागे आ रहे हैं, इधर से कपड़ा बुना जा रहा है। और इसी में जब पावर से पावर लूम शुरू हुआ था तो क्या हुआ था? औद्योगिक क्रांति की घटना देखी गई थी। आज का न्यूज़पेपर डिस्कशन यहीं पर रहा। कैसा लगा है ज़रूर बताइएगा। बहुत सारे फैक्ट मैंने बताए हैं आपको। आपको पेड आंसर राइटिंग ग्रुप ज्वाइन करना हो तो मुझे मैसेज कीजिएगा। वीडियो डिस्क्रिप्शन में रहता है मेरा टेलीग्राम लिंक, मुझे मैसेज कीजिएगा। थैंक यू सो मच आप सभी का वीडियो देखने के लिए।